साथियों, आज ये विचार करने का समय है कि हम क्यों दिल से ये चाहते थे कि श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हमारे देश के और भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आए। मेरा ये मत है और मैं समझता हूँ आपकी भी यही सोच होगी, यही मत होगा कि श्री रामचरितमानस में हमारे राम जी की पूरी जीवनी लिखी हुई है। उसमें कुछ निर्देश हैं, कुछ सोच है उसमें कि एक प्रभावशाली सामर्थ्यवान व्यक्ति की क्या सोच होती है और राजधर्म क्या होता है। यही हमारे संविधान में भी आया हुआ है, लेकिन संविधान से ऊपर ये रामचरितमानस में ये पहले सब चीजें बताई गई हैं और हमें पूरा ये विश्वास था और अब भी है कि उसी के अनुसार कार्य किया जाएगा शासक तंत्र के द्वारा, प्रभावशाली व्यक्ति के द्वारा, प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा और उनके जो नियुक्त किए हुए मुख्यमंत्री जी, विशेष करके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा। लेकिन अब ये विचार करने का समय है कि क्या ऐसा हो रहा है, कहीं वो भटक तो नहीं गए हैं। यदि वो भटक गए हैं तो मेरा और आपका फिर ये कर्तव्य बनता है कि हम मुखर हो, उन्हें सचेत करें, जिससे कि वो सही राह पर आए और हमारे देश में राम राज्य की स्थापना हो। राम जी जो है वो हिंदुओं के नहीं, मुसलमान भी ये कहते हैं कि वो इमामे हिंद है। तो इसीलिए राम जी के राज्य की जो एक हम लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं, उसकी तो मुसलमान भाई भी प्रतीक्षा कर रहे हैं और इसी सोच से उन्होंने भी बढ़ चढ़कर यही करा कि श्री नरेंद्र मोदी साहब प्रधानमंत्री बन जाएं, क्योंकि वो भी ये महसूस करते थे। लेकिन आज क्या स्थिति है, आज मुसलमान भाई छोड़िए, मैं खुद आहत हूं। क्यों आहत हूं? अब मैं ये आपको रामचरितमानस से ही ध्यान आकर्षित करूंगा और आप लोग अगर ठीक समझते हैं तो वास्तव में ध्यान आकर्षित कीजिए। यही सच्चा एक जो है देशभक्त और जो हमारा राजधर्म कहलाता है, समाज के प्रति हमारा प्रेम है और उससे भी बढ़कर हमारे प्रधानमंत्री जी और जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं उनके प्रति हमारा सम्मान और प्रेम होगा। अब रामचंद्र जी जब वनवास के लिए चले, उन्हें पता था कि अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा और मेरे जो ये सेवक हैं और जो सेवकिनी है, मतलब कि जो इस तरह का प्रभावशाली एक वर्ग नहीं है, दूसरे प्रभावशाली वर्ग पर आश्रित है, उनका क्या होगा। उन्हें वही परेशानी महसूस हो रही थी जब वो वहां से चले। जब वहां से चले तो गुरु जी वशिष्ठ जी के आश्रम में आए तो उन्होंने वहां पर जो है क्या कहा कि दासी दास बुलाई बहोरी, गुरही सौंपी बोले कर जोड़ी। गुरु को सौंप कर हाथ जोड़कर खड़े होकर बोले कि सबके सार संभार गोसाई, करब जनक जननी की नाई। अब माता पिता जिस तरह से अपने बच्चे को पालन पोषण करते हैं, सार संभाल करते हैं, आपको उनको उसी तरह से करना है। तो बताइए अब आप ये देखिए, आप देख लीजिए। उसके बाद जब वो वहां पर गए भरत जी चित्रकूट में राम जी को लाके राजा बनाने के लिए, और राम जी ने उन्हें बताया कि पिताजी की आज्ञा का पालन करना ही धर्म है। भरत जी को लगा कि अब मुझे राम जी की अनुपस्थिति में राजधर्म निभाना पड़ेगा। मैं तो कुछ जानता नहीं, क्योंकि वो तो सेवक थे, सेवक ही समझते थे। उनकी कभी सोच यही थी नहीं कि मुझे राजा का जो धर्म है या इसका निभाना पड़ेगा या मैं राजा के बतौर और कुछ करूंगा। तो वो बड़े परेशान हुए। तो उन्होंने बड़े प्यार से एक ही धोए में सब कुछ समझा दिया। क्या कहा उन्होंने? मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहूं एक, पाले पोषे सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। जितना भी कर इकट्ठा करो, कुछ भी करो, सब कुछ आप रखिए, करिए जो भी कुछ है, लेकिन उसको खर्च कैसे करना है, क्या करना है? पाले पोषे सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। हमारा पूरा शरीर जो है एक वो समझे देश है, और इस प्रकार से उन्होंने उस समय ही समझा दिया। तो ये स्थिति है। और तीसरी स्थिति एक और है, क्योंकि मैं ये महसूस करता हूं कि वर्तमान जो हमारा जो ये शासक तंत्र है, जो हमारे प्रधानमंत्री जी के सलाहकार हुए आईएएस अधिकारी हैं या आईपीएस अधिकारी हैं या मुख्यमंत्री जी के हैं, तो वो क्या है? वो उनके शासक तंत्र है, सचिव है, और इसी तरह से और भी लोग हैं। तो क्या रामायण में लिखा हुआ है? सचिव वैद्य गुरु तीन जो, प्रिय बोलहि भय आस, राज धर्म तन तीन कर, कोई वेग ही नास। तो वो प्रिय आपको दिखाने के लिए बोले, असलियत नहीं बताएंगे, क्या करना चाहिए नहीं बताएंगे, और जो बताएगा असलियत वो आप उसको दुश्मन समझेंगे, जेल में डाल देंगे, मुकदमे कायम करेंगे, उसे जो है मीडिया में गालियां देंगे, उसे गालियां देंगे। तो ये स्थिति क्या हो रही है, अब इससे आप खुद अंदाजा लगा लीजिए
कि मैं क्या महसूस करके परेशान हो रहा हूं, और जब नहीं रहा जाता तो मैं वीडियो के माध्यम से अपनी जो बात है, सोच है, आपके सामने रखता हूं, क्योंकि हमें सचेत करना चाहिए मुखर होकर। अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने भी राजधर्म बतलाया था कि राजधर्म क्या होता है। यही पहले आप और समझ लीजिए, एक होती है राजनीतिक पार्टी करती हैं सत्ता में आने के लिए, फिर सत्ता में बने रहने के लिए वो करती हैं, चाहे विरोधियों के प्रति जो है वो कुछ भी दंडात्मक करें या जैसा भी करें, उन्हें सत्ता में बने रहना होता है। अब आप कश्मीर में देखिए कि जब 2014 के बाद मुफ्ती महबूबा जो है उसके साथ भी सरकार चलाई गई थी, तो ये सब करना पड़ता है। उसके बाद सबसे उसके ऊपर होता राजधर्म, देश प्रेम। तो हम और आप राजधर्म और देश प्रेम इसको देखना चाहिए, और जो राजनीतिक लोग हैं उनको समय समय पर सचेत करते रहना चाहिए। वो तो करेंगे ही है, इतिहास बताता है, चाहे वो कोई भी सरकार हो। मैं भारतीय जनता पार्टी की या किसी सरकार की बात नहीं करता, इतिहास से हमें सीखना चाहिए, इतिहास को पढ़ना चाहिए। इतिहास में जो ये इस तरह के सत्ता में जो आना चाहते हैं और सत्ताधारी जो होते हैं वो यही सब करते हैं। उनके लिए फिर न्यायालय बने होते हैं, उनके लिए जनमत होता है। तो जनमत अभी मैं महसूस कर रहा हूं कि जनमत ऐसा होना चाहिए कि जो इन्हें सही रास्ते पे लाए। अब आप ये समझिए कि हुआ क्या है। जो 2-3 चीजें तो मैं आपके सामने रखता हूं, उससे आप महसूस करिए कि क्या स्थिति किस तरह से क्यों इतनी खराब हुई। प्रवासी जो हमारे जो मजदूर भाई कहिए, मैं तो उन कहता हूं और आप भी इसको मानते हैं कि हमारे आर्थिक प्रगति की रीढ़ है, रीढ़। उनका क्या हाल हो रहा है कहने की आवश्यकता नहीं है कि वो क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, किस तरह से परेशान है, आप लोग सब देखिए। तो हुआ क्या, हुआ ये कि जिस वक्त ये कोरोना महामारी की बात आई उस समय क्या किया गया आप जानते हैं। लेकिन 12 मई को हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये कहा था कि 4 महीने से कोरोना की लड़ाई लड़ रहे हैं, कोरोना को समाप्त करने की। जबकि ऐसा आपने देखा कि ऐसा देश में कोई ना माहौल था, ना ऐसा कहा गया था। 19 मार्च को पहली बार जब प्रधानमंत्री जी ने संबोधन किया, 22 मार्च को कर्फ्यू, जनता कर्फ्यू लगाने की बात, तब भी ऐसी कोई गंभीरता नहीं थी। फिर उन्होंने कहा कि 21 दिन का लॉकडाउन रख लीजिए 25 मार्च से, और वरना देश 21 साल पीछे चला जाएगा, तब भी कोई ऐसी बात नहीं थी। लेकिन हुआ क्या, सब चीजें उनके निर्देशानुसार कही गई, पालन की गई। उसके बाद भी क्या हुआ, हुआ ये सबसे बड़ी जो परेशानी आई वही आई कि कागजों में सब कुछ होता रहा। जैसे कि ये आया कि भाई जहां पर भी ये हमारे जो घरों से दूर रहकर राजस्थान में, महाराष्ट्र में, गुजरात में जहां पर भी हैं लाखों की तादाद में, उनकी पूरी भोजन की व्यवस्था की जाएगी। कोई मकान मालिक उनसे किराया ना ले। और सबसे बड़ी बात एक और हुई कि जहां पर भी वो काम कर रहे हैं उनका वेतन भी दिया जाएगा, उनका वेतन कोई ना काटा जाए। इस तरह के निर्देश हुए और उन निर्देशों के अनुसार ये हो गया कि सब बहुत ही अच्छा चल रहा है। लेकिन क्या वो ठीक था, सही से सूचना नहीं पहुंची उन पर, सही स्थिति से कार्य नहीं हुआ। अब देखिए कि हुआ क्या, आपको ये बताता हूं कि अभी भी सचेत करने की आवश्यकता, बहुत बुरा जो है हुआ है। क्यों कि उधर तो प्रधानमंत्री जी ने जब ये कहा तो उनको वेतन नहीं दिया गया, ये तो आप देख रहे हैं। जब ये बात आई सामने तो 28 मार्च के आसपास, अप्रैल के पहले हफ्ते में ही सुप्रीम कोर्ट में इस बात को रखा गया कि साहब उनको वेतन की व्यवस्था की जाए। और तो सुप्रीम कोर्ट ने उन वकील साहब को डांट दिया, जैसा कि महसूस होता है सोशल मीडिया के माध्यम से, और जैसा कि सब निकल के आ रहा है, उन्होंने डांट दिया, कुछ नहीं किया सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने भी सब सरकार के ऊपर छोड़ दिया। जैसा कि ये जो सॉलिसिटर जनरल साहब है तुषार मेहता साहब, उन्होंने इस तरह से कहा कि साहब ये जो है ये पीआईएल ऐसी हो जाती है, फैशन बन गया है और ये पीआईएल तो खत्म हो जानी चाहिए, इस तरह की बात की। सुप्रीम कोर्ट ने भी बस एकदम से महसूस कुछ सोचा कि बस ठीक है जो सरकार करे, हमारा कोई कर्तव्य नहीं। क्यों कि समर्थ को नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सुरसरी के नहीं। हमारे यहाँ सबसे समर्थ सुप्रीम कोर्ट को बताते हैं। संविधान निर्माताओं ने भी उन्हीं के ऊपर भरोसा किया था कि इस तरह की कोई आएगी तो राजतंत्र को, शासक तंत्र को वही सही रास्ते पे लाएंगे, और वही चुप होकर बैठ गए। चलिए कोई बात नहीं, हम क्या कर सकते हैं समर्थ के आगे है। उसके बाद क्या हुआ, उनको तो वेतन नहीं मिला। अब इधर जिनको हमारे जो प्रधानमंत्री जी या और जो सक्षम अधिकारी थे, चाहे मुख्यमंत्री जी हो, गृह मंत्री जी हो, उन्होंने निर्देशित किया था कि जहां वो नौकरी कर रहे हैं वो उनको वेतन देंगे, उन्होंने भी नहीं दिया। वो चले गए सुप्रीम कोर्ट में। उन्होंने कहा कि साहब हमारे पास तो पैसा ही नहीं है, सरकार पैसा दिया जैसा भी हो, हम वेतन कैसे दे सकते हैं। वो सुप्रीम कोर्ट में चले गए। अब देखिए उसके बाद इनका संज्ञान ले लिया सुप्रीम कोर्ट ने। इनका संज्ञान लेके और केंद्र सरकार से और जो भी अधिकारी थे उनसे जो है उनसे काउंटर मांग लिया कि बताइए इनके रेट पे क्या कहना है। और जैसे ही वो काउंटर मांगा और बस वो आदेश वापस ले लिया
केंद्र सरकार ने वो आदेश ही वापस ले लिया कि कोई जरूरत नहीं है इनको वेतन देने की। अब बताइए क्या स्थिति है। इन्हीं से आप समझ लीजिए कि रामचरितमानस मेरे हाथ में आज। यही सब बातें देखते हुए मैंने आज रामचरितमानस को फिर पढ़ा। मैं बचपन से पढ़ता हूँ, 68 साल की मेरी उम्र हो गई, तो इसमें बहुत कुछ मैं इसी से निर्देशित होता हूँ। एक धर्म के रूप में ना पढ़िए, एक जो है एक राजा, एक इंसान कैसा होना चाहिए उसके रूप में आप पढ़िए, तो हमको ये महसूस होता है। और इसीलिए वो कहा गया है कि मुखर होके बोलना चाहिए, मुखर होके, वरना क्या होगा अगर मुखर होके नहीं बोलेंगे तो रावण राज्य की स्थापना हो जाएगी, राम राज्य की स्थापना करते करते। इसीलिए हमें बोलना पड़ेगा, चाहे विभीषण की तरह हमें लात मार के निकाल दिया जाए। तो यह भी हो रहा है। मैं आपको बताऊं कि आज क्या हो रहा है। आज ये हो रहा है कि अगर कोई सही बात कहता है सोशल मीडिया में कुछ है तो ये सुनने में आता है कि उसके खिलाफ मुकदमे कायम कर दिए जाते हैं, उसको जो है सोशल मीडिया में गालियां दी जाती हैं। तो क्या ये मोदी से आप प्यार कर रहे हैं, मोदी जी से है, ये देश से प्रेम करते हैं? मैंने आपको बताया कि राजनीति वाले तो ये कर सकते हैं कुछ भी, हमें सचेत करना पड़ेगा हमारा राजधर्म देश प्रेम क्या कहता है। अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने क्या कहा था, और हम सचेत अगर करेंगे तो हम प्यार कर रहे हैं मोदी जी से और योगी जी से प्यार कर रहे हैं। आप देखिए कि क्या स्थिति हुई, कि आप देखिए कि अब जब 1947 में पाकिस्तान से आए थे तो देश की एक सीमा क्रॉस करके आ गए और फिर वो अबाध विचरण कहीं करते हैं। हमें अधिकार मिला है अनुच्छेद 19 में कि हम अपने पूरे देश, हमारा एक है, अखंड भारत है, हम जहां चाहे जाएं। और आज स्थिति आप देखिए क्या हो रही है। आज स्थिति ये हो रही है कि बॉर्डर पर खड़े हुए हैं हमारे मजदूर अपने घर जाने के लिए, और बसें भी लगी हैं, क्या कुछ लगा है, और उनको जो है वो पुलिस डंडे मार रही है, रोक रही है, नहीं जाने देती। तो क्या जगह जगह बॉर्डर बन गए? भारत जो है फिर उसी स्थिति में पहुंच गया। 21 साल नहीं, मैं तो कहता हूं शायद सैकड़ों साल पहले उसी स्थिति में पहुंच गया कि कहीं नवाब रामपुर थे, कहीं हैदराबाद निजाम थे, और कहीं कुछ वो रजवाड़े थे, है वो अपने अपने रजवाड़े में जो है वो बस सेना चारों तरफ लगा देते थे, जैसे पुलिस लगा रखी है, और उसके बाद हम अपने अपने निजाम करेंगे, कोई देखने वाला नहीं। तो क्या स्थिति है ये। तो मैं ये महसूस कर रहा हूं कि अभी समय है। आप देखिए कि और जो है ये भी मैं आपको बताता हूं, अगली जो है उस समय बताऊंगा कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो किस कदर जो है हमें निराश किया है सुप्रीम कोर्ट ने, और कोई जो है इतिहास से सबक नहीं लिया। इमरजेंसी में क्या होता था, जब इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगाई थी कि वहां भी जेलों में ठूंसे जाते थे, वो मुकदमे कायम नहीं कराती थी, वो मीसा वगैरह में बंद करवा देती थी। आज भी क्या हो रहा है। अब आप ये देखिए कि ये जुडिशरी में क्या हो रहा है, जुडिशरी ने कितना निराश किया, ये मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो से मैं भटक जाऊंगा अगर मैं आपको बताऊं, लेकिन हाँ इतना जरूर कहना चाहता हूं कि आप दूसरे सुप्रीम कोर्ट के देशों की बात करिए। उन्होंने निर्देश दिए हैं सरकार को कि पहले तो आप ये महसूस करें सरकार कि यह ऐसी अभूतपूर्व स्थिति है कि इसमें आप लोगों को मत डराएं, ना लाठी डंडे चलवाएं, प्यार से समझाएं, उनकी मानसिकता को भी देखें, डॉक्टरों का भी बंदोबस्त करें। और क्या खर्चा आपने किया है, जो पैसे इकट्ठे कराए, एक बीमारी के लिए आपने कितना पैसा बहा दिया, सारी आर्थिक व्यवस्था ठप हो गई। जबकि निकल के क्या आ रहा है, निकल के ये आ रहा है कि आप जो है एक फिजिकल डिस्टेंसिंग रखिए, नाक और मुंह से वायरस अंदर जाता है, उसकी रोकथाम हो जाती है, उस वायरस की कैसे करेंगे, आपकी कोई तैयारी नहीं, कुछ नहीं। तो ये आप देखिए कि क्या स्थिति बन रही है। ये जो है इस तरह की बहुत बीमारी आ चुकी है और आएंगी आगे भी। तो इस बीमारी के लिए सारा पैसा बहा दिया गया, सारा देश ठप कर दिया गया, आर्थिक प्रगति सब ठप कर दी गई। तो ये कौन सी सोच थी। फिर सबसे बड़ी बात तो क्या है कि मैं फिर घूम फिर के वही बात कहता हूं कि हमारे जो ये आईएएस अधिकारी या आईपीएस अधिकारी या जिनकी सलाह पर आप चल रहे हैं, वो सलाह नहीं आपको ठीक दे रहे हैं, उनकी सलाह को आपको छोड़ना पड़ेगा और ऐसे लोगों को आगे लाना पड़ेगा जिन्हें चाहे आप विरोधी समझते हैं, जो सही सलाह देने की स्थिति में और सही सलाह दे रहे हैं। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर भी कहता हूं कि अब आप ये देखिए कि हमारी आर्थिक प्रगति उसको रास्ते पर लाना है, वो बहुत पीछे चली गई है। इसके लिए ये जो है एक कमिश्नर रैंक के इनकम टैक्स ऑफिसर ने और दो जो है निदेशक डायरेक्टर स्तर के दो अधिकारियों ने दस्तखत करके और 40-50 के करीब इनकम टैक्स ऑफिसर 2014 से 2019 बैच के, उनसे एक रिपोर्ट तैयार करवाई और वो रिपोर्ट तैयार करने के बाद सद्भावना से सरकार को दी गई। अपने एसोसिएशन के ट्विटर पर वो रिपोर्ट डाल दी गई ताकि और कोई सुझाव आवे, तो उन ऑफिसर को सस्पेंड कर दिया गया। तीनों इतने बड़े बड़े अधिकारी देश हित में सद्भावना से जो आर्थिक मामलों के एक्सपर्ट बन गए थे सर्विस करते करते, क्योंकि इनकम टैक्स जो ऑफिसर है ना, आईआरएस, इंडियन रेवेन्यू सर्विस, इसके अधिकारी एक्सपर्ट हो जाते हैं। आईएएस एक्सपर्ट नहीं होता, वो जनरल एक्सपर्ट होता है। लेकिन किन्होंने सस्पेंड करा होगा आप खुद समझिए, शासन में कौन बैठे हुए, आईएएस बैठे हुए हैं।
उन्होंने सस्पेंड करा दिया। और 40-50 जो एक IRS के अधिकारी थे 2014 से 2019 बैच के, उनकी भी जांच शुरू हो गई। उनको तो चार्जशीट ही मिल गई, सीनियर अधिकारी को, इतने बड़ों को। तो अब आप बताइए कि कहां जा रहे हैं, किसकी सलाह पे काम कर रहे हैं। दूसरा आप सुनिए कि जब 12 मई को प्रधानमंत्री जी ने संबोधन दिया तो उन्होंने कहा कि 4 महीने से इसकी लड़ाई को हम लड़ रहे हैं, कोरोना की। क्या 4 महीने से लड़ रहे थे? प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल निर्देश दिया होगा कि हाँ भाई लड़िए, क्योंकि 1 फरवरी को चाइना से ले आए थे, तो उन्होंने तो यही महसूस किया। लेकिन क्या देश में ऐसा माहौल था जो ये उनके जो अधीनस्थ अधिकारी या मंत्री, चाहे हमारे स्वास्थ्य मंत्री हो हर्षवर्धन जी या कोई भी हो, वो आप देखिए 20 मार्च तक क्या करते रहे। 18 मार्च को तो जो वीडियो में दिखाई दिया कि वो राज्यसभा में जो मास्क लगा कर आए थे उनको भी उपराष्ट्रपति महोदय ने डांट दिया कि ये मास्क लगा के क्यों आए हो। तो कुछ पता ही नहीं था, क्योंकि उनकी गलती नहीं है। ये तो नीचे के अधिकारियों को, डॉक्टरों को और इनको बताना चाहिए था, उपराष्ट्रपति महोदय को, कि साहब ये इस तरह किया और इनको ये जो है सावधानी रखनी चाहिए। अब आप देखिए सावधानी क्या रखनी, केवल इतनी तो रखनी थी कि हमें अपना नाक और मुंह को ढकना है, आंखों को ढकना है, इन चीजों को ढकना है और क्या करना है, और हमें जो है दूसरे से 1-2 मीटर की दूरी पर रहना है, और उसी तरह से सारी गतिविधि अब शुरू करनी है। तो क्या ये पता नहीं था 4 महीने से सब ठप करके बैठ गए एक बीमारी उसमें, और अभी भी जो है कोई सुधार नजर नहीं आ रहा। तो मैं आज बस इतना ही कहना चाहता हूं कि आप समझ गए होंगे और मुखर होकर आप सचेत करिए। ये देश प्रेम, राजधर्म यही है, और राजनीति से हमें कुछ नहीं मतलब, वास्ता हमारा राजनीति है। आज भी हमें विश्वास है कि हम धीरे धीरे राम राज्य की ओर अग्रसर होंगे, यदि जो आज शासक तंत्र है वो रामचरितमानस को पढ़े, खाली ये ना दिखावा करे कि हम राम जी के बहुत बड़े भक्त हैं, और उनके जो निर्देश हैं उसके अंदर नीति निर्देशक तत्व जिन्हें कहते हैं संविधान में, उस तरह की चीजें हमारे रामचरितमानस में लिखी हैं, उनको अक्षरश पालन करें उनका। जय हिंद, जय भारत।